वेलकम स्टूडेंट्स, निखर हियर फ्रॉम फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के अलग अलग टॉपिक्स पे रोज डिस्कस कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है आपको इस लॉकडाउन की परिस्थिति में शिक्षण प्रशिक्षण कार्यों के साथ जोड़कर रखा जाए। इस क्रम में हमने डिस्कशन का जो आधार बनाया है, इसके लिए जो टॉपिक्स का सिलेक्शन कर रहे हैं वो जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल के डीएलएड के सिलेबस पर आधारित है। लेकिन इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं, जिस पर डिस्कस कर रहे हैं, वो आपके लिए बीएड के अलग अलग पेपर्स में, एमएड में, एमए इन साइकोलॉजी में, इसके साथ साथ सीटेट और एजुकेशन पेपर से नेट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो इस क्रम में हमने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कस किया। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, यह हमारे डे टू डे लाइफ के साथ काफ़ी गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका संबंध बहुत हद तक आध्यात्मिक प्रक्रिया से भी है, क्योंकि यह टॉपिक ही कुछ ऐसा है जिसमें आप समझ पाएंगे कि हमारा मन किसी खास चीज को पकड़ लेता है, उसके साथ अटैच्ड हो जाता है। फिर पूरी दुनिया को देखने का जो हमारा नजरिया है वो उसी के हिसाब से ढलना शुरू हो जाता है, और इसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे खुद के व्यवहार पर पड़ता है। आप देखते होंगे जनरली जब कुछ लोगों के बीच डिस्कशन होता है तो वो कहते हैं कि फलाना व्यक्ति जो है वो काफ़ी निगेटिव एटीट्यूड वाला है। या कई बार आप देखेंगे कोई इम्पोर्टेंट मैच है, किसी क्रिटिकल सिचुएशन में किसी खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया। रांची की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी एक जाना पहचाना नाम है, तो किसी भी परिस्थिति में वो घबराते नहीं हैं और माना जाता है कि बहुत कूल होकर वो डिसीजन लेते हैं और अपना परफॉर्मेंस देते हैं, जिसका फायदा कई बार मिला है। बहुत नाजुक मोड़ से उन्होंने मैच को जिताने के कंडीशन तक पहुंचाया, या उनके पूर्व के खिलाड़ियों ने जो मेहनत की उस मैच में, उसको उन्होंने तार्किक ढंग से समाप्त किया। तो आखिर ये जो गुण है कि किसी परिस्थिति में कोई घबरा जाता है, तनाव में टूट जाता है, जबकि कुछ लोग तनाव में भी बिल्कुल संयत रहते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। या कोई व्यक्ति किसी घटना, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के प्रति अपनी एक धारणा बना लेता है, फिर उसी धारणा से बंद करके वो अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो ये सब कुछ जो होता है, इसका हमारे एजुकेशन के फील्ड में काफी बड़ा रोल है, जिसे हम लोग एटीट्यूड या मनोवृत्ति के नाम से जानते हैं। तो मनोवृत्ति है क्या, इसका निर्माण कैसे होता है, और एज ए टीचर आपका क्या रोल होता है किसी स्टूडेंट के एटीट्यूड को निर्धारित करने में, तो आज हम लोग इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है एटीट्यूड या मनोवृत्ति। देखिए, हिंदी में जो मनोवृत्ति है उसे आप मनोदशा कह सकते हैं। तो ये मनोवृत्ति को इंग्लिश में एटीट्यूड कहा जाता है, और ये एटीट्यूड लैटिन भाषा के एब्टस वर्ड से निकला है। एब्टस यानी ABTUS, एब्टस। तो एब्टस वर्ड से एटीट्यूड की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है मनोवृत्ति या मनोदशा। इसका अगर लिटरल मीनिंग आप निकालें इस वर्ड का, एटीट्यूड वर्ड का या मनोवृत्ति शब्द का, उसका अर्थ होता है योग्यता या सुविधा। तो मनोविज्ञान में एटीट्यूड का काफी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आप जानते हैं ये हमारे व्यवहारों का अध्ययन करता है मनोविज्ञान। तो जो हमारे व्यवहारों का अध्ययन कर रहा है वो ऑब्वियसली उन फैक्टर्स की भी स्टडी करेगा जिससे हमारा व्यवहार निर्मित होता है। तो हमारा व्यवहार कई चीजों से निर्मित होता है, जिसमें सर्वप्रमुख है मनोवृत्ति या एटीट्यूड, क्योंकि ये डायरेक्टली
हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। देखिए, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति जो है, इसे आप कहेंगे कि महसूस करने वाली चीज है। ये इसको अनुभव किया जा सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत का यहाँ पर भी पालन होता है। दो व्यक्तियों का एटीट्यूड हूबहू सेम हो, समान रूप से हो, ऐसा देखने में नहीं मिलता है। यानी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और इसके साथ साथ इसका जो संबंध है वो अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव से भी है। जैसे फेवरेबल या ऑपोजिट दोनों ही टाइप के कंडीशंस के साथ इसका रिलेशन है। वास्तव में अगर देखा जाए तो मनोवृत्ति और कुछ नहीं, एक मानसिक दशा है जो हमारे व्यवहार या फिर हमारे व्यवहार के द्वारा हमारे मनोभावों को अभिव्यक्त करने में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके अंदर में जो कुछ भी चल रहा होता है वो आपके काम करने के तरीके से प्रदर्शित हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया, कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं, अपने मनोभावों को छिपाने में माहिर होते हैं, फिर भी अगर उनके बड़े से बड़े और छोटे से छोटे प्रत्येक काम के ऊपर ध्यान दिया जाए, एक एक चीज को माइन्यूटली वॉच किया जाए, तो क्लियरली पता चल जाता है कि उनकी मानसिक दशा उनको किस ओर ले जा रही है। तो इसीलिए इसे एक मानसिक दशा का नाम दिया गया है या फिर एक अनुभव का नाम दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर आपसे कोई पूछे कि मनोवृत्ति क्या है, तो आप कहेंगे कि मनोवृत्ति एक मानसिक दशा है, एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे व्यवहार को या हमारे अनुभवों को अभिव्यक्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे अनुभव किया जा सकता है और इसका संबंध कई बार अनुकूल और कई बार प्रतिकूल प्रभाव से होता है। अब इसके अर्थ को थोड़ा और क्लियर समझने के लिए इसके परिभाषाओं को देखना होगा। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से इसे परिभाषित किया है। इसमें सर्वप्रमुख नाम आता है आल्पोर्ट महोदय का। आल्पोर्ट ने कहा है कि मनोवृत्ति प्रत्युत्तर देने की वह मानसिक और स्नायुविक तत्परता से संबंधित अवस्था है जो अनुभव द्वारा संगठित होती है तथा जिसके व्यवहार पर निर्देशात्मक और गत्यात्मकता का प्रभाव पड़ता है। परिभाषा लंबी है, तो इसे हम लोग थोड़ा खोलकर इलेबरेट करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि मनोवृत्ति प्रत्युत्तर देने की वह मानसिक और स्नायुविक तत्परता से संबंधित अवस्था है। यानी ये एक ऐसा स्टेज है जो हमारे मेंटल और मेंटल के साथ साथ स्नायुविक, स्नायु हम लोग कहते हैं जनरली नर्वस सिस्टम को, तो हमारे नर्वस सिस्टम जो किसी चीज पर अपनी प्रतिक्रिया देता है, तो नर्वस सिस्टम और मेंटल, इन दोनों ही चीजों का एक ऐसा स्टेज है जो हमें उत्तर देने के लिए किसी भी चीज, जैसे कोई स्टिमुलस आपके सामने आया तो आप जो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, उस रिस्पॉन्ड करने का जो मेंटल और नर्वस सिस्टम से संबंधित स्टेज है, ये वही स्टेज है। इसमें अनुभव के द्वारा ये प्रत्युत्तर संगठित होता है। यानी पहले जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है, पूर्व की जो आपके अंदर धारणा बैठी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग आप बिहेव करते हैं और इस पर निर्देशात्मक और गत्यात्मक तत्वों का प्रभाव होता है। निर्देशात्मक का मतलब है कि जिस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं, और गत्यात्मक मतलब होता है कि आप इन निर्देशों को अपने मन में जब धारण करते हैं तो आपका मन और आपका नर्वस सिस्टम दोनों सिर्फ इसे धारण करके शांति से नहीं बैठता, ये उस पर रिस्पॉन्ड करता है, यानी डायनेमिक, गतिशील है। दूसरी परिभाषा है सिकार्ड और बैकमैन महोदय की। इन्होंने कहा है कि अपने वातावरण के कुछ पक्षों के प्रति व्यक्ति के नियमित भाव, नियमित विचार और कार्य करने की पूर्व वृत्ति की
पूर्ववृत्ति ही अभिवृत्ति कहलाती है। देखिए, अभिवृत्ति भी मनोवृत्ति का ही एक पर्यायवाची शब्द है। तो सिकार्ड और बैकमैन कह रहे हैं कि वातावरण के कुछ पक्षों के प्रति, यानी वातावरण की वैसी चीजें जो आपके लिए स्टिमुलस का काम कर रही है, उसके प्रति जो आप एक कंटिन्यूअस भाव अपने अंदर रखते हैं, एक जो कंटिन्यूअस फीलिंग्स आपके अंदर बनी होती है उन खास स्टिमुलस के प्रति, वो चीजें, या फिर जिस तरीके से आप बराबर सोचते रहते हैं वो चीज, और काम करने की पूर्व की वृत्ति, यानी पहले किस तरीके से आप उससे पेश आते रहे हैं, ये कुल मिलकर ही अभिवृत्ति या मनोवृत्ति बनती है। यानी आपके पूर्व के अनुभव, आप लगातार जिस तरीके से सोचते हैं, यानी आपकी विचार प्रक्रिया में जिस तरह से चीजें चल रही होती हैं, और इसके साथ साथ कुछ खास चीजों के प्रति जो अपनी एक धारणा बना के रखे हुए हैं, इन तीनों ही चीजों से मिलकर मनोवृत्ति बनती है। यह कहना है सिकार्ड और बैकमैन महोदय का। एक परिभाषा है जेम्स ड्रेवर महोदय की। उनका कहना है कि मनोवृत्ति रुचि या उद्देश्य की एक अस्थायी प्रकृति है जिसमें एक विशेष प्रकार के अनुभव की आशा और एक उचित प्रतिक्रिया की तैयारी निहित होती है। ये कह रहे हैं कि ये एक खास तरीके का अस्थायी वृत्ति है, यानी एक ऐसा इंस्टिंक्ट है जो आपके अंदर लगातार मौजूद है, परमानेंट, आपके अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा है परमानेंटली। और ये चीज एक विशेष प्रकार के अनुभव, यानी खास तरह के सिचुएशन में एक खास तरीके के प्रतिक्रिया की तैयारी करता है। आइजनेक महोदय ने भी इसकी परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि मनोवृत्ति किसी वस्तु या समूह के संबंध में प्रत्यक्षात्मक बाह्य उत्तेजनाओं की उपस्थिति में व्यक्ति की स्थिति तथा उसकी तत्परता है। तो ये जितने भी परिभाषाएं दी जा रही हैं, इसमें जो कॉमन चीज निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि हम लगातार किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से किसी चीज के प्रति रिएक्ट करते हैं। अपने वातावरण में जितनी भी चीजें मौजूद हैं उसके प्रति हम निरंतर किस तरह के मनोभावों को धारण करके रखते हैं। इसके साथ साथ हम कैसी प्रतिक्रिया करेंगे किसी खास सिचुएशन में, ये सब कुछ ही आपका एटीट्यूड है। देखिए, एक व्यक्ति है जो परेशानी आने पर यह तय करता है कि देखते हैं एक बार फाइट करके क्या होता है। कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि होना क्या है, पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो चुका है, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों का होता है कि पहले से कुछ भी सोच के नहीं रखते, जब जैसा सिचुएशन आएगा और उस समय हमारे अंदर जितनी क्षमता होगी हम उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो इस तरह के मेंटेलिटीज को आप देखेंगे, जनरली यही 3 मेंटेलिटी देखने को मिलती है। यानी आप अगर बार बार ये सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, गड़बड़ है, सब खराब है, सब बर्बाद है, चाह के भी कुछ सुधार नहीं हो सकता, तो एक खास तरह का विचार, एक खास तरह का भाव आपके अंदर अपना घर कर लेता है। फिर आप किसी भी समस्या के परिप्रेक्ष्य में ऐसा ही सोचते और ऐसा ही रिएक्ट करते हैं, क्योंकि लगातार यही चीज आपके मन में चलता रहा है। कई बार आप पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव होने के दौरान क्या होता है, आप सोचते हैं कि हर समस्या का समाधान किया जा सकता है, आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं, आपको लगता है दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। लेकिन कोई ऐसी समस्या आ गई जो आपके पहुंच से बाहर है, तो फिर आप उस समय फेल्योर होते हैं, और फेल्योर होने के बाद बहुत सारी निगेटिव चीजें घटित होनी शुरू हो जाती है। कई बार आप पॉजिटिव भी इसको लेते हैं, और लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस के अतिरेक में बह जाते हैं तो आप जनरली से निगेटिव लेना शुरू कर देते हैं। फिर दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लेते हैं। तो वो भी सही नहीं है अगर गौर से देखा जाए। सही तो यही है कि हम एक न्यूट्रल अप्रोच लेकर के रखें कि हर चीज बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है, हमारा काम है प्रयास करना, जितनी क्षमता है हम उतना प्रयास करेंगे।
यानी किसी एक खास तरह के भाव में आप फंस करके नहीं रहते हैं। तो ये 3 तरीके जनरली पाए जाते हैं, 3 पैटर्न पाए जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे। तो ये जो पैटर्न है, यही पैटर्न एटीट्यूड है, मनोवृत्ति है। तो उम्मीद करते हैं कि आप मनोवृत्ति को समझ गए होंगे इस शब्द को। अब इसकी विशेषताओं को देखते हैं। जो भी परिभाषाएं दी गई उसी से ये विशेषताएं निकल कर सामने आती हैं। तो पहली विशेषता इसकी है कि ये जन्मजात होती है। सॉरी, ये जन्मजात नहीं होती है, ये अर्जित होती है। यानी मनोवृत्ति लेकर के आप नहीं आते। जिस तरह के समाज में पालन पोषण हुआ, जिस तरह की शिक्षा दी गई, जिस पैटर्न से आपके परिवार के लोग सोचते हैं, आपकी सोच, आपकी मनोवृत्ति वैसी ही बन जाती है। तो ये एक अर्जित योग्यता है, अर्जित गुण है। दूसरा है कि इसमें अस्थायित्व होता है। जैसे एक खास तरीके से ही आप सोचते रहे किसी समस्या के ऊपर, तो आप इसी तरीके से अपनी मनोवृत्ति का निर्माण कर लेते हैं। तो ये अस्थायी होता है और समय के साथ साथ चूंकि आप ऐसा ही सोच रहे हैं और ऐसा ही रिएक्ट कर रहे हैं, और जैसा आप रिएक्ट कर रहे हैं बार बार, वैसा ही रिजल्ट बार बार आ रहा है। एक आध बार हो सकता है वेरी कर जाए। तो बार बार चीजों का रिपीटेशन होने से ये आपके अंदर अस्थायी रूप से निर्मित हो जाता है, एक कंक्रीट फेज में पहुंच जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो एटीट्यूड होता है, इसका संबंध होता है किसी बाहरी वस्तु से, किसी बाहरी विचार से या किसी बाहरी प्रतिभाओं से। ये पूरी तरह से बाह्य चीजों के प्रति आपका एक नजरिया है। इसके साथ साथ मनोवृत्ति आपके व्यवहार को दिशा प्रदान करती है। मैंने पहले ही आपको कहा कि आप किसी खास तरह का व्यवहार अगर करते हैं, आप गौर से उसका विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि आपके मन में ऐसे चीजों के प्रति यही धारणा पहले से बनी चली आ रही थी। यही वजह है कि आपने इस परिस्थिति में भी ऐसा ही रिएक्ट किया। तो ये आपके व्यवहार को गहरे अर्थों में प्रभावित करती है। इसके साथ साथ ये एक प्रेरणात्मक तत्व है। ये आपको मोटिवेट करता है, और मोटिवेट भी किस तरीके से करता है, जैसा आप लगातार सोचते आए हैं। यानी जैसा आपका एटीट्यूड है, ये उसी हिसाब से आपको मोटिवेट करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं तो किसी भी समस्या से लड़ने के लिए ये आपको मोटिवेट करेगा। निगेटिव एटीट्यूड वाले हैं तो आप अगर मजबूरी हो गई है उस समस्या को फेस करना, तो उस परिस्थिति में भी आप बेमन से, उदास मन से उससे फेस करने का प्रयास करें, क्योंकि आपका एटीट्यूड पहले से निगेटिव है। और न्यूट्रल एटीट्यूड वाले अगर आप हैं तो आप पूरी क्षमता के साथ उसको एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। रिजल्ट आ जाता है तो भी ठीक, नहीं आता है तो किससे फर्क पड़ता है, आपने तो पहले ही तय कर रखा है कि कुछ भी हो सकता है। तो ये ज्यादा सही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मनोवृत्ति का संबंध आपके संवेगों से भी होता है। देखिए, संवेग के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके। आपके अंदर इमोशन जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स से प्रभावित होता है। तो जिस तरीके का इमोशनल उठापटक आपके अंदर चल रहा है, संवेगात्मक जो अप्स एंड डाउन्स आपके अंदर चल रहे हैं, ये चीज आपके एटीट्यूड को प्रभावित करते हैं। अगर आप सांवेगिक रूप से अलग थलग अपने आप को पाते हैं या सांवेगिक अस्थिरता के शिकार हैं, तो आपका एटीट्यूड भी वैसा ही बन जाएगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मनोवृत्ति का संबंध आवश्यकताओं और समस्याओं से होता है। ये डायरेक्ट रिलेटेड होता है आपकी नीड्स से और जो भी सर्कमस्टांसेस उत्पन्न हुए हैं उन चीजों से। तो जिस तरह की जरूरत आपको होती है या जिस तरह की समस्याएं सामने आती हैं, आप उसी के हिसाब से अपने मनोवृत्ति को लगातार पोषित करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपकी आवश्यकताओं से और आपकी समस्याओं से संबंधित होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मनोवृत्तियों के जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो उस कंपोनेंट्स की विशेषताओं में से इनका भाव प्रमुख है। यानी जो कुछ भी कंपोनेंट आपके अंदर डेवलप हुआ है एटीट्यूड से रिलेटेड, तो वो और कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक भाव है, ये सिर्फ एक दशा है
एक पैटर्न है जो आपके अंदर निर्मित होता है। ऐसा नहीं है कि इस पैटर्न को दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप अपना व्यवहार इसी पैटर्न के अनुसार प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि लगातार यही आपके दिमाग में चल रहा होता है। और सबसे अंत में जो विशेषता निकल कर सामने आती है वो ये है कि आपकी मनोवृत्ति में एक तरह की सातत्यता पाई जाती है, कंटिन्यूटी पाई जाती है, संगतता जिसको आप कहते हैं। कारण है कि आप एक पैटर्न के अभ्यस्त हो चुके हैं, वो अस्थायी हो चुका है, लगातार आप इसी तरीके से रिएक्ट करते रहे हैं, तो इसमें कंटिन्यूटी के भाव भी पाए जाते हैं। इन विशेषताओं को देखने के साथ साथ अब हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स हैं एटीट्यूड के। तो जनरली एटीट्यूड को या मनोवृत्ति अभिवृत्ति को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। पहला है सामाजिक मनोवृत्ति, यानी किसी भी सोशल चीज के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है। तो ऑब्वियस है कि आपका जिस तरीके का एक्सपीरियंस अब तक रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका एटीट्यूड निर्मित हुआ होगा। ये किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी घटना, किसी फैक्ट, किसी महापुरुष, किसी अन्य चीजों के प्रति हो सकती है या किसी सोशल इश्यूज के प्रति हो सकती है। दूसरा है विशेष व्यक्तियों के विषय में धारणाएं, यानी एटीट्यूड्स टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक पर्सन। पहला था समाज, दूसरा है व्यक्ति या पुरुष। तो बचपन से हमें बहुत सारे महापुरुषों की कहानी बताई जाती है, तो जिस तरह के चीजों को हमने ग्रहण किया है, हमारे दिमाग ने लगातार उनके बारे में सोचा है, उनके बारे में अगर पॉजिटिव बताया गया है तो पॉजिटिव एटीट्यूड आपका उनके प्रति डेवलप होगा, निगेटिव बताया गया है तो निगेटिव डेवलप हो जाएगा, और अगर क्रिटिकल एनालिटिकल बताया गया है तो आप उनके पक्ष को और उनके दुर्गुणों को, दोनों चीजों को समान रूप से विश्लेषित करते और अपनी एक धारणा बनाते हैं। तो दूसरा जो प्रकार है वो व्यक्ति से संबंधित होता है, और तीसरा होता है विशिष्ट समूहों के प्रति, यानी किसी खास तरह के ग्रुप के प्रति। ऐसा आप देखेंगे कि जहां पर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से अलग वाले लोग ज्यादातर निवास करते हैं तो वहां एक प्रकार की सामाजिक या सांस्कृतिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे अपने इंडिया में आप देख सकते हैं कि अलग अलग संप्रदाय के लोग किसी खास क्षेत्र में अगर रह रहे हैं तो उनका आपसी संबंध किस प्रकार का बना हुआ है, इससे वहां के रहने वाले उस समुदाय के सदस्यों के बीच में वैसे ही मनोवृत्ति डेवलप हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे जो हिंदू मुस्लिम धारणा है, अगर अनुभव वहां पर अच्छे रहे हैं तो लंबे समय से वो साथ रहे, किसी प्रकार का इश्यू नहीं है। लेकिन बहुत सारे जगहों पर जहां अनुभव किसी भी राजनीतिक या अन्य कारणों से, धार्मिक कारणों से अगर सही नहीं रहा है अनुभव, तो आप वहां पर देखते होंगे कि दोनों ही समुदाय एक दूसरे के प्रति या अन्य समुदायों के प्रति वैमनस्यता की भावना रखते हैं। तो आप जिस तरीके के समूह में रह रहे हैं उस समूह का अन्य समूहों के प्रति किस तरीके का एटीट्यूड है, वैसा ही आपका भी एटीट्यूड बन जाता है। तो हमने पहला देखा समाज के प्रति, दूसरा विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति, और तीसरा विशेष समूहों के प्रति। ये 3 प्रकार माने जाते हैं अभिवृत्तियों या मनोवृत्तियों के। अब है मनोवृत्ति की प्रकृति। तो हमने पहले ही आपको बताया कि ये 3 तरह का होता है, एक है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा न्यूट्रल। तो अब दोबारा इसे यहाँ पर विश्लेषित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण रख रहे हैं लगातार किसी भी समाज, व्यक्ति, घटना, समूह, महापुरुष, किसी के भी प्रति, अपने मित्र के प्रति, विद्यालय के प्रति, किसी विशेष विषय के प्रति, किसी विशेष करिकुलम या कोर्स के प्रति, तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड कहलाएगा आपका। अगर आप नकारात्मक दृष्टिकोण रख रहे हैं इन चीजों के प्रति तो वो निगेटिव एटीट्यूड कहलाएगा। और अगर आपने कोई ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर या कोई ऐसा दृष्टिकोण अपने अंदर डेवलप नहीं किया है, आप ये सोच रहे हैं, आपका अप्रोच ये है कि कोई भी चीज ना तो वास्तव में अच्छी होती है और ना ही बुरी होती है, ये समय और परिस्थिति है जो कभी किसी चीज को सही साबित कर देता है और कभी किसी चीज को गलत साबित कर देता है। जैसे आप देखेंगे एक तर्क बार बार दिया जाता है
कि झूठ बोलना पाप है। लगभग हर धर्म ने इस बात को कहा कि असत्य बोलना पाप की श्रेणी में आता है। टू लाई इज अ सिन एंड क्राइम। तो क्रिश्चियनिटी में देखें, इस्लाम में देखें, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, सनातन धर्म में, हर जगह आपको ये चीज मिलेगा देखने को। लेकिन एट द सेम टाइम ये बात भी उठता है कि अगर किसी के जान बचाने के लिए बोला गया तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि यहाँ पर सच बोलना एक अच्छी बात है, क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने से भी झूठ बोलना शुरू कर देता है तो वो समस्या से ग्रसित हो जाता है। लेकिन यहाँ तो दो चीजें निकल कर सामने आई ना, कि सच बोलना चाहिए आपको क्योंकि झूठ बोलना पाप है, और उसी समय आप दूसरी बात भी कह रहे हैं कि झूठ अगर किसी अच्छे उद्देश्य के लिए बोला गया है तो वो पाप नहीं है। तो यहाँ पर बात कौन सी सही हुई? झूठ बोलना गलत है या झूठ बोलना सही है? बात तो वही हुई कि समय और परिस्थिति डिफाइन करेगा कि यहाँ पर सच बोलना ज्यादा सही है या झूठ बोलना ज्यादा सही। तो एक टीचर के रूप में भी मेरा निवेदन है आपसे कि आप किसी भी स्टूडेंट से ऐसा ना कहें कि ये गलत है और ऐसा ना कहें कि ये सही है। आप ये जरूर बताएं कि ऐसा करने से ये परिणाम होता है और झूठ बोलने से ये परिणाम होता है। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी भी होती है जब सच चाह करके भी नहीं बोला जा सकता हो, और कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि झूठ बोलने से भी एक बड़े पैमाने पे समाज को लाभ मिल सकता हो या किसी व्यक्ति का मदद हो सकता हो। तो ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है कि यह सही होगा या गलत होगा। हालांकि बड़े क्लासेज में ही ये आप कर सकते हैं, छोटे क्लासेज में ऐसा करना प्रैक्टिकली सही नहीं है। तो कुल मिलाकर ये मैं शिक्षकों के लिए कह रहा हूं जो कक्षा में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, आपका ध्यान इस बात की ओर होना चाहिए कि कभी भी निगेटिव एटीट्यूड डेवलप ना हो, पॉजिटिव हो और पॉजिटिव से न्यूट्रल की ओर जाए। क्योंकि पॉजिटिव के साथ भी अटैच हो जाने वाला, स्ट्रक हो जाने वाला, एक समय के बाद रूढ़िवादी या फिर आप कह सकते हैं कट्टर हो जाता है, तो वो भी सही नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, समय और परिस्थिति के हिसाब से वो अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सके, ये ज्यादा सही तरीका है। तो प्रश्न उठता है कि एक टीचर के रूप में आपका क्या रोल है? तो देखिए, टीचर के रूप में मैंने आपको बताया शॉर्ट में कि पॉजिटिव टू न्यूट्रल एटीट्यूड को डेवलप करना है। तो कैसे करेंगे आप? तो सबसे पहला तरीका इंफॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा, यानी सूचना और प्रचार के द्वारा। अगर आप लगातार किसी चीज से संबंधित सूचनाएं स्टूडेंट्स को दे रहे हैं और उसमें सकारात्मक चीजों का प्रचार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके पास जो एटीट्यूड डेवलप होगा वो पॉजिटिव होगा। इसके साथ साथ सोशल लर्निंग, समाज के साथ उनको इंटरेक्ट होने के लिए आप सिखाएंगे, तो क्या होगा कि जो चीजें समाज को नुकसान पहुंचा रही हैं उसके प्रति वो निगेटिव एटीट्यूड धारण करेंगे, जो चीजें समाज के फायदेमंद में है उसमें वो पॉजिटिव एटीट्यूड धारण करेंगे, और जहां पर सोच समझ कर निर्णय लेने की जरूरत है वहां पर वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे। तो सोशल इंटरेक्शन के द्वारा आपको लगातार ट्रेनिंग देनी होगी। सोशल लर्निंग बेस्ट तरीका होगा। इसके साथ साथ है पर्सनैलिटी, तो जो उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है उस समय आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, पॉजिटिव टू न्यूट्रल। इसके बाद है ग्रुप इफेक्ट्स। जब वो किसी समूह में रह रहे हैं तो उस समूह का अन्य समूहों के साथ किस प्रकार का संबंध है और किस तरह का दृष्टिकोण वहां पाया जा रहा है। एक टीचर के तौर पर आप इन चीजों को लगातार रिफाइन करने का प्रयास करेंगे। कोर करिकुलम जो है, नेशनल कोर करिकुलम, वो इस फील्ड में वर्क कर रहा है, आपको समझना होगा। जैसे आप देखें, एक प्लेग्राउंड का फोटो दिया हुआ रहता है, तो वहां आप देखेंगे अलग अलग धर्म के 4-5 बच्चे खेल रहे होते हैं। उनके कपड़ों से ही पता चलता है और कई बार उनके नाम से भी पता चलता है। जब आप 5 त्योहारों का नाम याद करने देते हैं बच्चों को, तो उसमें ऑब्वियसली क्रिश्चियनों का क्रिसमस रहता है, मुस्लिमों का ईद होता है, हिंदुओं का होली और दिवाली रहता है, बुद्ध पूर्णिमा को भी शामिल करते हैं या जैन तीर्थंकरों के किसी त्योहार को शामिल करते हैं। तो जाने अनजाने जो हमारा नेशनल कोर करिकुलम है वो इसी हिसाब से अपना वर्क कर रहा होता है कि बच्चे जब भी बड़े हों तो वो अपने पर्सनैलिटी में इन पॉजिटिव एटीट्यूड्स को लेकर के बड़े हों। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि सेटिस्फैक्शन बाय नीड्स, जैसे आवश्यकताओं की संतुष्टि, इससे संबंधित चीजों पर
भी आप इनका ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं और इससे संबंधित चीज़ों पर विश्लेषण लगातार अगर वो करते रहें तो एक खास तरह के एटीट्यूड को धारण करेंगे जो इनके आगे के फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मोटिवेशनल फैक्टर्स को यूज करना है, वैसी चीज़ें जो बच्चों को सकारात्मक सोचने के लिए मोटिवेट करती हैं या डेवलपमेंट के लिए मोटिवेट करती हैं, ऐसा एटीट्यूड निर्मित करना है आपको। इसके साथ साथ ग्रुप इफेक्ट्स है, परसेप्शन फैक्टर्स है और कल्चरल फैक्टर्स है। तो इन सारे फैक्टर्स को लगातार एक टीचर को पोषित करना पड़ता है। जैसे क्लास में आप देखेंगे अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। अब किसी एक कल्चर को आप ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं और दूसरे को अंडर शैडो कर रहे हैं तो वहाँ पर समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, एक अलग तरह का एटीट्यूड उनके अंदर डेवलप होगा। तो एज ए टीचर आपको खुद न्यूट्रल रहना है और ध्यान ये रखना है कि कल्चरल रिलेटिविज्म को फॉलो किया जाए। ना तो कोई संस्कृति बुरी होती और ना ही कोई संस्कृति अच्छी होती है। हर एक संस्कृति का मूल्यांकन उसी संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। यही सांस्कृतिक सापेक्षतावाद है। तो आपको ये बताना होगा कि उनकी संस्कृति ऐसी है, बस एज इट इज आपको बता देना है, वो कंपेयर ना करें, कल्चरल कंपैरिजन से बचना है। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है फंक्शनल फैक्टर्स, यानी आप उनको बताएंगे कि आप जिस तरीके से सोचते हैं उसी तरीके से आपकी विचार प्रक्रिया या विचार प्रक्रिया का पैटर्न निर्मित हो जाता है। आगे चल करके आपको तमाम तरह की समस्याएं हो सकती हैं। जो व्यक्ति खुला होता है, ओपन होता है, आप देखेंगे वो कहीं पर भी आराम से एडजस्ट हो जाता है, समायोजित हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कट्टर होता है, रिजिड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है, तो वहां पर ये फंक्शनल डिसऑर्डर सामने आ जाता है। वो अन्य समूहों के साथ घुल मिल नहीं सकता, जिसके वजह से तमाम तरह की सूचनाओं से और संभावनाओं से अपने आप को वंचित कर लेता है। तो एक टीचर के रूप में आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके स्टूडेंट्स इतने रिजिड हो जाएं कि वो अपने पॉसिबिलिटीज को या फिर अपने डेवलपमेंट को प्रभावित कर लें। तो फंक्शनल डिसऑर्डर से बचाने के लिए भी, यानी फंक्शनल फैक्टर को भी ध्यान में रख करके आपको वर्क करना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा एटीट्यूड क्या है, ये कैसे निर्मित होता है, कैसे काम करता है और एक टीचर के रूप में हम कैसे अपने विद्यालय में अपने स्टूडेंट्स के एटीट्यूड को सही दिशा से निरपेक्ष दिशा की ओर ले जा सकते हैं, यानी सकारात्मक से और ज़्यादा विकसित बनाने में एक शिक्षक का क्या रोल होता है, इस पॉइंट को आपने समझ लिया होगा। अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट इसमें से आपको समझ में नहीं आया हो तो मेरा निवेदन है कि आप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनली मेरे नंबर पर या फिर इस वीडियो के अंत में अपने कमेंट्स के द्वारा हमें सूचित कीजिए। और अगर ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो निश्चित तौर पर आप इसके मेन पॉइंट्स को नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें खुद को समझने में भी आपके बहुत काम आने वाला है और एज ए टीचर आपके प्रोफेशन में भी ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।